अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी मोदी विजिट टू रशिया, मोदी पुतिन मीट SU-57 फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, इंडिया रशिया न्यूक्लियर डील। और खान सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स जय हिंद। देखिए, जब से यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है तब से वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी कोशिश की है कि रसिया को कैसे कैसे डैमेज किया जाए, चाहे वो सैंक्शन से डैमेज करे या उसके जो भी पार्टनर्स है उनको दबाव, सैंक्शन लगाकर या प्रेशर लगा के रोका जाए। इसी क्रम में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन इसका पूरा असर, कोई असर नहीं दिखा, बल्कि इंडिया और रसिया का ट्रेड और बढ़ गया और रसिया का भी बढ़ गया। एक एक करके समझते हैं। अभी हालिया में हमारे प्रधानमंत्री रसिया दौरा पे गए और रसिया जब दौरा पे गए तो पूरी वेस्टर्न मीडिया उन्हें देख रही थी कि क्या क्या समझौता होके आता है। इसी भी रसिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये एक किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि जो दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है और ये लगातार, इसे बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है, जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम, इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके IT सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। साथ में रसिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे। और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है तो आपका मन, आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे AC वगैरह का जरूरत होता है। तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग तय मानी जा रही है यहाँ पर। और इसी बीच जब यहाँ पे डील हो ही रहा था तो रसिया से 2 ट्रेन कोयला को लेकर इंडिया पहुंची। अब यहां से कोयला को लेकर इंडिया कैसे पहुंची, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेके ये ट्रेन रसिया से होते हुए यहां पर कजाकिस्तान, ये जो काकेशस पर्वत है, इसे पार करके ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचती है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद फिर वहां से मुंबई पहुंच जाती है। तो यहां से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। इसी में यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये भी यहीं से गुजर सकता है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दुबई, सऊदी अरब ये होते हुए यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इन दोनों इतने बड़े बड़े ट्रेड रूट के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगाह उतना गहरा नहीं है। इसलिए मुंबई बंदरगाह से बहुत गहरा बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल का बंदरगाह, एयर सीपोर्ट बनाने के लिए वहां पे मुंबई से थोड़ी दूरी पे वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है।
वाधवान पोर्ट जो है ये टॉप दुनिया के एशिया के जितने बड़े बंदरगाह उसमें टॉप 10 में ये आएगा। इतना बड़ा इसे बनाया जा रहा है, इस समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर में बनाया जा रहा है ताकि गहराई वहां ज्यादा हो और बड़े से बड़े शिप को लाया जा सके यहाँ पर। तो ट्रेड इतना बेहतरीन बढ़ रहा है यहाँ पे। ये पोर्ट अगर बन जाएगा तो हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहां से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह उतना अभी गहरा नहीं है। हालांकि कांडला जो है वहां पे नवा सीवा जो है, नवा सीवा बंदरगाह आधुनिक है, लेकिन उससे भी बेटर बनेगा ये वाधवान पोर्ट यहाँ पर। तो अभी ये कोयले से भरी जहाजें आ गई हैं। इसी बीच हम लोग की डील होती है रसिया के साथ। रसिया हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में दो दो मिसाइल छोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है, दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी ये केवल 300 किलोमीटर मार सकता है, और हमारे पास S-400 ऑलरेडी है। ऑलरेडी ये चाइनीज भाई लोग तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है, और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल और केवल रसिया यूज करता और किसी को नहीं दिया है। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया, रसिया ने अपनी ओर से ऑफर भी किया है। Su-57 Su-57 सुखोई का ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है। स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं, इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से तो ना किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। जैसे सड़क पे देखते होंगे, जो काम टेम्पू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कहिएगा कि बताइए, आप ही से कोई पूछेगा कि मोटरसाइकिल अच्छा, फोर व्हीलर अच्छा, कार अच्छा कि बस अच्छा, आप क्या कहिएगा? भाई जरूरत जिस चीज की है वो है। वैसे ही लड़ाकू जहाज में अमूमन ऐसे कॉमन मेंटेलिटी क्या होती है, जो एडवांस है वही अच्छा है। कुछ बम्बर होते हैं जो बम गिराते हैं, कुछ स्ट्राइकर होते हैं जो बम नहीं गिराएंगे, तड़तड़ा के मारेंगे, सो डॉग फाइट के काम में आएंगे। कुछ रिकॉनेसेंस मिशन में आते हैं, दूसरे देश में घुस के निगरानी करने में। कुछ दोनों काम कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, रिकॉनेंस भी कर सकते हैं, बम भी गिरा सकते हैं, मल्टी रोल काम कर सकते हैं। जैसे राफेल एक मल्टी रोल जहाज है। तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे ये एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होता है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस कंप्लीट नहीं कर पाया, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलने में कि तेजस कंप्लीट नहीं हुआ। आज से बन रहा है, सोचा 40 साल से तेजस से बन रहा है, अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये भी एक दर्शाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा कोई भी चीज़ बड़ा तेजी से एक्टिवली काम करते रहता है। देखिए, इतना दबाव भारत पे बनाया जा रहा था, वेस्ट ने पूरी कोशिश किया दबाव बनाने के, बहुत सारी धमकियां दी गई अमेरिका और भारत यूरोप की ओर से कि भारत को सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है वो इसका अध्यक्ष बना है, उसने भारत का बचाव किया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया का अलग नेरेटिव है, वो अपने हिसाब से सोचता है यहाँ पे। अब सोचिए ना, ईरान के मिलिट्री को उसने आतंकवादी
आतंकवादी घोषित कर रखा है। मतलब आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं रखा है इस। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, ईरान हमारे हमारे भारत के लोगों को, और या ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, और उसका दोनों का ट्रेड बैलेंस भी अच्छा है, पेट्रोलियम लेते हैं। अब वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इसको बीएसएफ कहता है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो उनको कहना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझिए, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो कहता है रशियन एग्रेशन, रशिया ने हमला किया, एग्रेशन। और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया तो अमेरिकन एग्रेशन नहीं, अमेरिकन एक्शन ऑन टेररिज्म। बताइए, इन लोग की तो गजब गजब की विचारधारा होती है। सही है तो इनके गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। तो रसिया ने भारत का हमेशा से बचाव किया है और जरूरत भी है, और भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत किया है यहाँ पर। तो ये सब की वजह से कोई दबाव के खास असर न रसिया के रिलेशन पे पड़ा और न रसिया के ट्रेड पे पड़ा। रसिया के पास बहुत ज़्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब यूक्रेन और रसिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन चीज है, ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं, 159, 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर डे। तो अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की, युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। 19 लाख बैरल पर डे हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। अलग अलग जगहों पे रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग 300 बिलियन डॉलर। ये 300 बिलियन डॉलर को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया। यहाँ पर इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम थे तब। इन्होंने छोटे बच्चे को गोली मारा जलियांवाला बाग में। और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के। हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह से कोई किसी का पैसे हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रसिया के व्यापार में कमी नहीं आई, क्योंकि रसिया पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था, उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप रूस के सिधाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रसिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रसिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है। जीडीपी उसका है 10.9% के ग्रोथ से जीडीपी जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं, 6.6% के ग्रोथ से जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि रसिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा, और ना ही भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आई होप समझे होंगे। अब यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो गया, पटना बोरिंग रोड और मुसल्लापुर ब्रांच। जी बिल्कुल जी। इंडिया के और रशिया के ताल्लुकात की बात करें तो बिल्कुल जी एक ज़बरदस्त खूबसूरत मिसाल बनी हुई है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो लोग कहते थे ना कि इंडिया ने ये क्या किया कि अमेरिका को नाराज़ करके, यूरोपियन को नाराज़ करके रशिया की तरफ चले गए,
तो इन चीजों के बाद पता चलता है कि इंडिया ने कितनी बड़ी समझदारी की है। इंडिया को जो चीजें अमेरिका कहता था ना कि हम आपको देते हैं जी, जो आपको रशिया से मिलता है हम देंगे, अब इस साइड पे आ जाए। लेकिन इंडिया को पता है कि बेशक अगर वो वक्ती तौर पर दे भी देगा तो वो सिर्फ यूज करने के लिए देगा, एज अ फ्रेंडशिप के लिए नहीं देगा। लेकिन रशिया जो है वो हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है, और बेस्ट फ्रेंडशिप जो इंडिया के साथ है वो रशिया की है। अगर ये कतर में पाकिस्तान के साथ मसला बना था तो अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो रशिया आके खड़ा हो गया था दरमियान में। तो रशिया के साथ तो पुराने ताल्लुकात इंडिया के चल रहे हैं, तो इंडिया का वो ट्रस्ट वाला दोस्त है। तो जाहिर बात है ट्रस्ट वाले जो दोस्त होते हैं उनको कभी छोड़ा नहीं जाता। इंडिया ने अमेरिका को नाराज कर दिया, यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया, लेकिन वो रशिया के पास गए हैं, और रशिया ने भी फिर आगे वफादारी की इंतहा की है कि जो चीजें आज दिन तक उन्होंने किसी को नहीं दी, सिर्फ अपने पास रखी हुई हैं, वो इंडिया के साथ उनकी डीलें हो रही हैं। इंडिया के लिए कोयला भी रशिया से आ रहा है, जबरदस्त सिस्टम बनाया जा रहा है, क्योंकि बिजली जो है वो बड़ी इस्तेमाल हो रही है इंडिया में। ज़ाहिर बात है आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चलती जा रही है, तो जितनी आबादी बढ़ेगी चीज़ों का इस्तेमाल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। बिजली के नए से नए प्लान जो है वो इंडिया में किए जा रहे हैं। उसके बाद एक और ज़बरदस्त सिस्टम रशिया से खरीदने जा रहा है इंडिया। वो डील भी हो चुकी है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि युद्ध के दरमियान अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम होता है सारा, अगर वो उड़ा दिया जाए तो सारे का सारा जो युद्ध का निज़ाम है, जो जंग का निज़ाम है, वो धर्म भरम होके रह जाता है। तो उसके मुतबादल वहाँ से शिप्स मंगवाई जा रही हैं, जो कि इस तरह होता है कि एक स्विच टाइप वो तार है, वो लगाएंगे तो वो पूरे एक शहर को, एक शिप जो है पूरे एक शहर को रोशन कर देगा। एक शहर को एक शिप से बिजली पूरी फराहम की जा सकती है। ये बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद S-400 डिफेंस है जो सिस्टम है, वो तो पहले से इंडिया के पास मौजूद है, लेकिन S-500 की भी अब डील होने जा रही है इंडिया की और यूक्रेन की। ये भी बहुत बड़ी डील है, क्योंकि चाइना जो दुश्मन कंट्री है इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, इंडिया के पड़ोस में है, उसके पास 300 है, S-300, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी S-400 है। S-500 भी खरीदने जा रहे हैं, उसकी भी डील बहुत जल्द यूक्रेन के साथ होने जा रही है, रशिया के साथ। सॉरी रशिया के साथ होने जा रही है। बहुत ही जबरदस्त डीलें हो रही हैं रशिया के साथ जनाब। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और ज्यादा मजीद जो है हालात, मजीद जो दोस्ती है वो रशिया के साथ इंडिया की मजबूत होगी, और इसी तरह जबरदस्त जबरदस्त डीलें होती रहेंगी। और इंडिया जो है वो अपने बेनिफिट के लिए ये नहीं देखता कि मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ और कौन कंट्री मेरी मुखालफत कर रहा है। वो ये देखते हैं कि बेनिफिट्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस कंट्री के पास जा रहे हैं क्या वो कंट्री वाकई हमारा दोस्त है भी, या सिर्फ हमें यूज करने के लिए हमारा साथ दे रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर आकर इंडिया ने रशिया के ऊपर ट्रस्ट किया है, और रशिया वाकई जी फ्रेंडशिप वाला जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है वो इंडिया के साथ रशिया की है। बिल्कुल जी, और इंडिया जो है वो काफ़ी सारा जो है वो सपोर्ट रशिया के हक में जता रहा है इस वक्त, क्योंकि एक टाइम था रशिया ने सपोर्ट दी थी, अब जो है वो इंडिया सपोर्ट दे रहा है। और पहले बात करते हैं कि 300 बिलियन जो डॉलर इन्होंने जो अपना हड़पे हैं, जो फ्रीज किए हैं अमेरिका ने रशिया के, वो गलत है यार। वो पिछले दिनों भी पता चला था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो गलत है। वो रशिया के हैं, वो नहीं हड़पने चाहिए। जंग अगर एक अलग चीज़ है, वो अगर दो मुल्कों की आप सुलह नहीं करवा सकते तो आप भी तो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो रशिया ने जो है वो उसके पैसे ही रोक लिए। ये तो मतलब खुलम खुला आप कह रहे हैं कि तुम ही गलत हो और तुम्हारे साथ ही जंग है हमारी, और इकानमी तौर पे भी उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं, ख़त्म करने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं यूक्रेन का। तो ये अमेरिका जो है वो इसने ये चवल मारी है, ये गलत किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो है वो हर मुल्क को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं। और अब जैसे वो कह रहे थे सऊदी अरब ने जो है आवाज़ उठाई थी, और इंडिया ने जो है वो पिछले दिनों जो है वो अपना सोना भी वापस ले लिया जो रिजर्व पे रखा हुआ था। तो वो अच्छा किया है, अपने मुल्क में ले आए हैं, क्योंकि वहाँ का कोई पता होता है कि वहाँ पे कौन कब जो है वो, अब चाइना और अगर इंडिया की लड़ाई होती है या इंडिया और पाकिस्तान की हो जाती है अगर कभी ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि अमेरिका जो है वो साथ दे रहा हो, यूरोप जो है साथ दे रहा हो चाइना का या पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहना है जी चले जी इंडिया का ये सोना जो है वो बंद करें जी, ये पाकिस्तान का फ्रीज क्या करें। बड़ा होगा? पाकिस्तान का तो कटोरा पड़ा होगा वो जिसमें भीख आती है,
तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान का क्या रोकना, पाकिस्तान के पास है ही नहीं है, अपने मुल्क में नहीं है तो दूसरे मुल्कों में यहाँ क्या पे ना रखना है वही इसने। ना। बिल्कुल रशिया का एक थोड़ा सा मिस्टेक है। रशिया को पता तो है कि अमेरिका दुश्मन है, और रशिया लॉन्ग टाइम से तैयारी भी कर रहा था युद्ध की। तो जब आप लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, तो आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपके जो रिजर्व पड़े हैं उनके ऊपर कब्जा भी हो सकता है। आप सबसे पहले वो निकाल दें। वो निकालने के बाद आप जो प्लानिंग आपने यूक्रेन के साथ की हुई थी वो तो की हुई थी, लेकिन अपने दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं बनता। रशिया को ये तो पता है ना कि अमेरिका जो है वो दुश्मन है। जी बिल्कुल, और जो इन्होंने डील की है, डील वाकई जी हर चीज़ में हो रही है, और इंडिया जो है वो उनसे ले रहा है रशिया से। सैंक्शन भी लगने के खतरे हैं लेकिन कोई इंडिया नहीं घबरा रहा। हर चीज़ गैस 400 500 की भी, और तेल की भी, तेल की सप्लाई उन्होंने बढ़ा दी। प्रेशर बढ़ने के बाद तेल की सप्लाई बढ़ा दी है इंडिया ने। और उसके अलावा जो है वो फाइटर तैयारे जो है वो भी ले रहे हैं, मतलब उसमें अभी कच्चा पक्का है, वो पक्का नहीं है कि वो लें या ना लें। वो खान साहब ने भी कह दिया। और उसके बाद जो है वो कोयला भी आया था वो ट्रेन पे, जो है वो कॉरिडोर के रास्ते। तो उसके अलावा जो है वो और भी सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियर, 6 न्यूक्लियर जो प्लांट्स लगा रहे हैं अपनी बिजली की खपत पूरी करने के लिए। ज़ाहिर है डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें जो है वो खर्च होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो अभी जो है उसको पूरा करने के लिए जो है वो अपना इंडिया जो है वो न्यूक्लियर प्लांट लगवा रहा है रशिया की मदद से। तो वो भी खपत पूरी होगी, और वो जो बेड़े ले रहा है वो कोई भी किसी वक्त भी किसी पे हमला हो सकता है, किसी शहर पे भी बिजली कट ऑफ हो सकती है। तो अचानक इमरजेंसी के तौर पे जो है बिजली रिजर्व में होगी उनके पास, इंडिया के पास। ये बड़ी अच्छी सोच है। और उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी और डीले भी कर रहा है। लेकिन ये है कि सैंक्शन जो है वो बाहर के मुल्कों अमेरिका जो है सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया डर नहीं रहा। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि रशिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो फिर भी तरक्की कर रहा है। हर चीज़ में ग्रोथ रेट जो है अब जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रशिया को। तो इंडिया को भी अब डर नहीं है। इंडिया की आज़ाद पॉलिसी है। इंडिया जो है वो जहाँ पे जो फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे जो है वो देखता है, और दोस्ती भी निभाता है इंडिया। बिल्कुल ये बात तो सही है ना, क्योंकि ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो तो सारी दुनिया को पता है जो हैं। एक गैस पाइपलाइन जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। कितने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये होती है आज़ादी ना होने की वजह से। इंडिया को मना भी किया गया, लेकिन इंडिया ने फिर भी अपना जो प्रोजेक्ट था ईरान के साथ, वो चार चार बहार वाला, वो ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट होने जा रहा है, और हो भी रहा है। उससे काफ़ी ज़्यादा इनको, इंडिया को बेनिफिट होगा। इंडिया ने नहीं सुनी अमेरिका की। इंडिया ने अपनी मर्जी की है, और अपनी मर्जी तभी बंदा जब कर सकता है जब आज़ाद हो। आज़ाद पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, और इंडिया को पूरी तरह से हक है कि वो अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ को यूज़ करे, और वो आज़ाद पॉलिसीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। और बाकी जो इनकी बंदरगाह है मुंबई वाली, वहाँ पे थोड़ी सी गहराई की प्रॉब्लम है, समंदर की गहराई कम है, जिसकी वजह से मुतबादल बंदरगाहें अब बनाई जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है इंडिया की तरफ से। जी जो जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि जैसा इंडिया रिएक्ट कर रहा है वैसा ही रशिया उधर से रिएक्ट कर रहा है। दोनों की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में सेम है। दोनों सेक्शन लगने का, वो एक पे तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, और उसको कोई डर नहीं है क्योंकि उसने वो बर्डन सह लिया है। और उनकी तो इकॉनमी पे बिल्कुल वो चीज़ जो है अफेक्ट नहीं कर रही, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और रशिया जो है वो कोशिश करता है, एक किस्म का सेलर है, नो डाउट। तो ऊपर से वो दोस्त भी है इंडिया का, जिस तरह हेल्प आउट उन्होंने की पास्ट में इंडिया की, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया को नीड भी है इस चीज़ की। तो जो बेसिकली मेरे ख्याल में जो पावर प्लांट्स लगे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फ्यूल की, मतलब कि वो क्या लें कि स्टेप बाय स्टेप इंडिया जो है अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरियात वो कंप्लीट करता जा रहा है। और जहाँ तक इन्होंने डिटेल बताई, ये सुन के वैसे अच्छा लगा मुझे। इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। और वो जो उन्होंने एरोप्लेन्स के बारे में वो जो डिटेल दी है, फाइटर जेट से जो उनके बारे में डिटेल दी है कि 3-4 कैटेगरीज हैं। मुझे लगता था कि एक ही जहाज़ और एक ही से वो, क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरीज और उनका काम जो है वो उन्होंने बताया है कि उनका इम्पैक्ट क्या है, और वो किस तरह चलते हैं, और किस तरह इनकी प्राइस लगती है, और किस तरह इनकी कैटेगरी बनती है। वो चीज़ जो है डिटेलिंग में, अगर वो ये जो जेट्स दिखा रहे थे, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और लेकिन ये है कि जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं उनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब वो बम्बार नहीं होते कि मतलब उन्होंने गुजरना है तो एक बार जो है रॉकेट जो है वो फेंकने हैं, उन्होंने टारगेट चूज़ करके उस पर अटैक करना है।
या गन के साथ फायर करना है या डिटेक्ट करना है, अलग अलग हो सकता है। ये जो नया तैयार कर रहे हैं और ये इंडिया हो सकता है फ्यूचर में ले इनसे, तो वो में भी हो सकता है उसमें सारे जो है वो सारी चीज़ें हों। लेकिन यह है कि इनका अपना जो है उसका भी उन्होंने बीच में मेंशन किया, तेजस, तो वो जो है वो भी इनकम्प्लीट है। तो उस पे भी मैं इसलिए बीच में हंस रहा था कि वो एक अनाउंसमेंट हो जाती है ना, तो फिर मीडिया पे और लोगों में वो एक खलबली मच जाती है कि यार ये कब कंप्लीट होगा, क्योंकि एक इन्होंने मेरे ख्याल में छोटा मोटा जो है एक किस्म का तजर्बा किया था उसके ऊपर, टेस्ट ड्राइव कह लें, तो वो भी एक किस्म की मुकम्मल नहीं हुई। तो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि दुनिया अभी नज़र रखी हुई है कि इंडिया तैयार कर रही है, तो इनके पास टेक्नोलॉजी अलग होगी, इनके जो लोग होंगे अलग सोच के साथ चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो वो डिफरेंट होगा। जैसे रशियन चीज़ जो है उसको समझा जाता है कि यार पायदार है, ठीक है, और पहले अमेरिका की समझी जाती थी, अभी रशिया के साथ है। तो बहरहाल वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। और इंडिया जो है दिन ब दिन अपनी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करता जा रहा है। उन्हें उनकी आवाम को कोई मसला मसाइल नहीं आता, ऊपर फैसले करने वाले बैठे हुए हैं और वो आज़ादाना फैसले ले रहे हैं, और अवाम नीचे जो है अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। उन्हें पता है हमने जिन लोगों को चूज़ किया है वो अपना काम कर रहे हैं ऊपर बैठ के। और बाकी ओवरऑल वीडियो डिटेलिंग थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।